बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक तो पहले मैं आपको पैगाम दे दूँ कि अभी इस वीलॉग के बाद हम बर्मिंघम में करने जा रहे हैं फ़ंड रेजिंग सैलाब मुतासरीन के लिए। तो जो बर्मिंघम में रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए मौका है कि वो हमारे साथ मिलकर फ़ंड रेजिंग करें और वहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कल हफ्ते के रोज़ दोबारा से हम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हम करेंगे टेलीथॉन फंड रेजिंग के लिए, ताकि सलाम मुतासरीन के लिए जितना मैक्सिमम हम कर सकें मिलकर वो हम कर लें। और अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। तो सबसे पहली खबर ये है कि लंदन में पड़ाव है मौजूदा हुक्मरानों का। शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं। कहा जा रहा है कि वो 40-50 बंदे भी साथ ले आए हैं और बाकी बंदे भी पहुँचाए जा रहे हैं बरतानिया में। कुछ वज़ीर भी साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। तो पूरा जो लंदन के अंदर हुकूमत का इस वक्त स्ट्रक्चर है उसको लंदन में पहुँचाया गया है। कोशिश ये है कि लंदन इनका बहुत पुराना एक टारगेट था। बरतानिया में शरीफ ख़ानदान की बहुत मट्टी पलीत हुई है, बड़ा इनका बेड़ा गर्क हुआ है। इनका पुराना दौर वापस नहीं आ रहा। ये जहाँ निकलते हैं लोग इनको बुरा भला कहते हैं। अभी एक नई वीडियो आ रही थी नवाज शरीफ साहब की, एक खातून ने दोबारा उनके ऊपर जो है वो तनकीद के नश्तर बरसा दिए। वो रोज़ाना ही आता रहता कुछ ना कुछ। इनके बच्चों को, इनको लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। इनका वजह ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की और जवाब नहीं दे पाए, मनी ट्रेल नहीं दे पाए। फिर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिया, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया। तो बरतानिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने इनको तख्ता मश्क बना लिए। वो इनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये वहाँ मुँह छुपाते फिरते थे। अब लंदन इनका बड़ा पुराना हदफ है और इस दफ़ा इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने और साबिर शाकिर भाई ने एक वीलॉग भी किया था। हम इसके ऊपर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक एक बंदे को चेक किया, एक एक बंदे से बात की, बेशुमार लोगों की मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया। इनकी कोशिश ये है कि लंदन किसी तरह इनको वापस मिल जाए। अब उस सिलसिले में जो है वो एक ये जलसा टाइप का करने जा रहे हैं बंद इन्वायरमेंट में। और ये 20 तारीख को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा इम्तिहान भी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लंदन का कब्जा शरीफ खानदान ले पाएगा। मैं सियासी कब्जे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इम्प्रेशन बनाना है ना, उन्होंने एक इम्प्रेशन बनाना है कि जनाब कल भी लंदन हमारा था, नवाज शरीफ का यहाँ तोती बोलता था और आज भी लोग हमारे साथ हैं। ये चंद लोग हैं जो इंतशार पसंद हैं, तो ये यहाँ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकल आते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, उनके पोस्टर वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या उतनी बड़ी तादाद में जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग निकलेंगे। अगर तो लोग निकल आए तो PMLN के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। अगर लोग ना निकले तो ये PMLN और पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी कामयाबी होगी। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कामयाबी की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ बरतानिया में लोग हैं उनसे भी रब्ते किए। उन्हें भी कहा है उन्होंने कि जनाब आप हमारा प्रोग्राम होने दें, आप अपना एहतजाज करते रहे लेकिन हमारा प्रोग्राम होने दें। एक जो शर्त रखी गई वो ये कि आसिम मुनीर साहब का फ़ोटो कोई ना लेकर आए या आसिम मुनीर के ऊपर कोई एहतजाज ना करे या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना किया जाए, उन्हें गैर मुतनाज़ बनाया जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के ट्वीट्स के अंदर तो बड़ी वजाहत के साथ वो अब सिर्फ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है और वो आसिम मुनीर के ऊपर जेल से निश्तर चला रहे हैं। इमरान खान साहब का सारा अटैक जो है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर है। तो लंदन फतह होता है या नहीं होता, या लंदन में PMLN जो है वो अपनी सियासी इज्जत बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसका फैसला अगले 24-48 घंटों में हो जाएगा और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तो नाजरीन ने बरतानिया में जो हो रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद ये अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जाके वहाँ पे UN से खिताब करेंगे। इस दफ़ा बड़े जज्बाती खिताब होंगे क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में जो भी गज़ा में हुआ, ईरान के साथ जो इसराइल ने लड़ाई की, सिर्फ 72 घंटों में इसराइल ने 6 मुल्कों पे हमला किया था। 6 मुल्कों पे 72 घंटों में। तो ये एक और एक 7वें मुल्क पे भी अब वो हमला कर चुका है, कतर पे। तो इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये इस मरतबा जो यूनाइटेड नेशन का इजलास होने जा रहा है कोई सादा इजलास नहीं है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर वीटो कर दिया, यानी सारी दुनिया ने कहा कि जनाब आप जंगबंदी करवाए इसराइल में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में और उनके हुक्म पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब इसी डोनाल्ड ट्रंप को आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा जी इसको हमने बनाना है अमन का नोबेल पीस प्राइज देकर एक बड़ी शख्सियत। अब वो ये चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम मिल जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन्होंने हुक्म दिया, गवर्नमेंट ने जनाब उनको नॉमिनेट कर दिया और जहां जहां उनको इन्फ्लुएंस था उन्होंने वहां से भी करवा दिया। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम तो तब मिले ना जब पूरी दुनिया कह रही है कि गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं,
जो आम शहरी हैं फ़लस्तीनी वो शहीद हो रहे हैं, लिहाजा जंग को रोको। तो उन्होंने जंग को रोकना तो दूर की बात है, उसको वीटो कर दिया उस करारदाद को। अब नाज़रीन आ जाए जरा पाकिस्तान के अंदर दो चार बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है ना, सऊदी अरब के साथ मुआहदे को मुतनाज़ बना रही है। कैसे बना रही है ज़रा इस पर आप गौर करें। ये मुआहदा नवाज शरीफ भी कर सकता था। यही प्रोटोकॉल जो शहबाज शरीफ को मिला है नवाज शरीफ ले सकता था 2015 में। यही मुआहदा इमरान खान कर सकता था। यही सारे प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें इमरान खान भी ले सकता था 2018 से 2022 के बीच में। यही मुआहदा अगली हुकूमत भी कर सकती थी आने वाली। लेकिन शहबाज शरीफ ने यह मुआहदा किया और बगैर पार्लियामेंट से बातचीत किए किया। कोई इसमें जो तरीक़ाकार होता है कि आप एक मुल्क से मुआहदा करने जा रहे हैं, उसका एक कानूनी आईनी तरीका है ना, लेकिन इन्होंने कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। अब मुआहदा करने के बाद उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमाते हैं उनको टॉन्ट कर रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया। भाई आपने कोई माशी मुआहदा नहीं किया उनके साथ, वो पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी लाने का मुआहदा नहीं किया। सिंपल आपने अपनी फौजी खिदमात उनको दी है। सिंपल ये है। सऊदी अरब को एक ताकतवर फौज की सपोर्ट चाहिए थी, पैसे उनके पास हैं, तो आपने अपनी वो सपोर्ट उन्हें दे दी। यही है ना एक दिफाई मुआहदा। देखिए अब सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान के फौजी जाकर लड़ेंगे, बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब के फौजी आकर लड़ेंगे? सवाल पूछने वाला ये है। उनके पास पैसे हैं, वो पैसे खर्च करेंगे, आपके वो फौज है, आप फौज खर्च करेंगे। सादी बात ये है। और ये बाकायदा जो इस हुकूमत के हरकारे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ नहीं बना। ये जो उम्मत मुस्लिमा को चूरन बेचा जा रहा है ना, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि शायद ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान मुल्कों ने इसराइल से नहीं लड़ना क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। वरना कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया, कतर वापस एक मिसाइल तो मारता ना, एक अटैक तो करता छोटा मोटा। कतर ने नहीं किया। सारे मुसलमान मुल्क उसकी पुष्ट पे खड़े, उन्होंने फिर भी नहीं किया। तो अरब जानते हैं कि उन्होंने बिजनेस करना है, वो जानते हैं कि उन्होंने अपने मुल्कों को अमीर बनाना है, उन्होंने अपनी मईशत को मजीद मजबूत करना है। उनका टारगेट वो है, उनके ये लड़ाई झगड़े वाले टारगेट नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसराइल से लड़ाई नहीं करनी। ये आपस की रिफ्ट है मुसलमान ममालिक की, जिसमें एक दूसरे से प्रोटेक्शन चाहिए। और ये बात वाज़े तौर पे अहमद कुरैशी साहब ने बयान भी कर दी ट्वीट्स के अंदर। अब अहमद कुरैशी को उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीब तरीन सहाफ़ियों में से एक है। मैं इन्हें ऐसे जानता हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया है। उस वक्त भी इन्हें पूरा पूरा प्रोग्राम बना बनाया मिल जाता था, ये उसके ऊपर काम करते थे और प्रोग्राम चला देते थे। मैंने खुद देखा हुआ है उस न्यूज़ रूम में। अगर ज़ाती तौर पे मैं या हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो ये ना जानती होती तो मैं ये बात ना करता। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ख़ास आदमी है। दो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में और हुई हैं। एक तो नादरीन डेवलपमेंट हुई, मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान पे तनकीद की है। वो कह रही है पाकिस्तान बदल गया, अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए आदमी को नहीं पता कि वो किस्सा पारीना बन गया, पाकिस्तान बदल गया, पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो ये उनके दावे, और ये वायरल हो गया उनका क्लिप। और इमरान खान जिसके बारे में उन्होंने कहा वो किस्सा पारीना है। अंदाज़ा करें कि मरियम नवाज का गुज़िश्ता चंद महीनों में कोई क्लिप वायरल नहीं हुआ, सिवाय एक जिसमें उन्होंने कोई अजीबोगरीब किस्म की बात कर दी थी वेदर के बारे में ना, जब एक क्लाइमेट चेंज था उसके बारे में उन्होंने एक बात कर दी, बहुत अजीब बात कर दी, बारिश और रेनिंग को मिला के। तो वो जो बात की वो तो मजाक के तौर पे वायरल होगी ना। लेकिन मरियम नवाज का कोई एक संजीदा स्टेटमेंट वायरल नहीं हुआ, किसी ने वो ही नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज ने इमरान खान का नाम लिया तो वायरल हो गया। आप अंदाजा करें कि इनकी सियासी औकात इतनी है, बाप बेटी की, चचा की, सबकी, कि इनकी कोई बात लोग सुनते भी तब हैं जब ये इमरान खान के बारे में बात करते हैं। और वो किस्सा पारीना हो गया। इन्होंने 2024 के इंतखाबात से पहले ये दावा किया था कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, फारिग हो गया, और कुचल दिया आपने, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर देखें इमरान खान आज भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सारा कुछ छीनने के बावजूद 2/3 अक्सरियत अवाम ने उसको स्ट्रेट अवे दिलवाई। ये इमरान खान की ताकत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है ताकत। तो आज ये दोबारा से इनको फोबिया है इमरान खान का, ये इससे बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरा ये है कि ये कह रही है माशी मैदान में कामयाबियां हासिल कर रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है। जरा ये आप देखिए ना, 1 दर्जन से ज़्यादा बैनुल अक़वामी कंपनियां जो पाकिस्तान में काम करती थी वो इनके दौर में पाकिस्तान छोड़ के चली गई, गए सारे। 51 साल बदतरीन पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, फारिग कर दिया इन्होंने पाकिस्तान को। पाकिस्तान में गुर्बत 50% के करीब पहुंच गई है, ये इन्होंने किया ना। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये भी इन्होंने किया। मुआशी तरक्की पाकिस्तान में जो इमरान खान के दौर में बहुत तेज़ हो रही थी वो मनफी हो गई है। 3 सालों में इन्होंने 35,000 अरब के कर्जे ले लिए।
अंदाजा करें आप, ये इनकी माशी तरक्की है। और हालात ये हैं कि महंगाई लगभग दुगनी से ज़्यादा हो गई। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, डॉलर का रेट, आपका जो खाने पीने की चीज़ें, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, हर चीज़ की कीमतें ज़मीन से आसमान पे इन्होंने पहुंचाई है। इनकी बैड गवर्नेंस की दुनिया एग्जाम्पल दे रही है कि ऐसे नहीं करना जो इन्होंने चीनी के साथ और आटे के साथ किया है, और अब किसानों को इन्होंने जिंदा दफन कर दिया। इनकी नाकस मनसूबाबंदी की वजह से लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई। अगर ये इंसानों वाली मनसूबाबंदी करते और साइंटिफिक उसूलों के मुताबिक चलते और अपनी पसंद और नापसंद पे फैसले ना करते तो आज पाकिस्तान इस तरह डूबा हुआ ना होता जैसे इन्होंने पाकिस्तान को डुबो दिया है। तो नाज़रीन, ये बातें ये करते हैं, इमरान खान का नाम लिए बगैर इनकी बात भी कोई नहीं सुनता, और ये कहते हैं कि इमरान खान किस्सा पारीना हो गया। ये वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा, इमरान खान इतने आराम से हार नहीं मानेगा। वो आपको गिरेबान से पकड़ेगा और आपको घसीटेगा। ये मुझे आइडिया है और मुझे दिखाई दे रहा है। ये बाहर सऊदी अरब आपको कुछ दे दे या डोनाल्ड ट्रंप आपको कुछ दे दे, इससे आपको वक्ती तौर पे ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम आपको कुछ देने वाली नहीं है। पाकिस्तानी अवाम आपको ठेंगा दिखाएगी हर इलेक्शन में, और पाकिस्तानी अवाम आपके लिए एक डरौना ख्वाब बन जाएगी। ये हकीकत है। अब शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका जाना है, इसके बाद वहां पे इनके जो है ना वो अयाशियां चेक करें। बड़े जो है ना वो पुरतैश होटल है, बड़े महंगे होटल हैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क में। तो 8.5 करोड़ रुपए के तो इनके सिर्फ होटल बुक कर दिए गए वहां पे। यहां से आप अंदाजा करें कि ये कैसे अयाश लोग हैं। बरतानिया में 3-4 दिन रहेंगे, इनकी कोई सरकारी मुलाकातें यहाँ पे अभी तक की इतला के मुताबिक तय नहीं है, जो मुलाकातें ये करते हैं यहाँ पे। तो अवाम बहुत गुस्से में है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे वो वाजिद गिलानी है, उनको वकला ने घेर लिया उन्हें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बने, इमरान खान के वोटों से बने। इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट इकट्ठे किए, फिर उन्होंने इमरान खान साहब से बगावत कर दी। वो जाके दूसरे कैंप पे खड़े हो गए, हुकूमत के साथ मिल गए वोट लेने के बाद। वकला ने उन्हें घेर लिया, एहतजाज किया। वकला अपना एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने वकला के ऊपर जो है वो हाथापाई का माहौल बना दिया। ये इस वक्त सूरत हाल है, और वकला भी बहुत गुस्से में है। जजेस ने क्या किया वो आप देखें, पाकिस्तान की तारीख बदल रही है। 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, इन 5 का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जिनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, जस्टिस इजाद इसाक साहब है, जस्टिस जहांगीरी है, जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब है, और मोहतरमा जस्टिस सिमन रिफत साहिबा हैं। ये जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए दरखास्तें लेकर। सहाफ़ी भी हैरान हो गए, वकला भी हैरान हो गए। वो आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब ज्यादती हो रही है। अब 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तदाएँ की हैं ना कि जनाब ये चीज़ें की जाएं, वो ज़रा आप सुन लीजिए। ये आमिर सईद अब्बासी साहब ने ये 11 पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1, इंतज़ामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हावी ना हो। ये नहीं हो सकता कि एक क्लर्क जो है या क्लरिकल स्टाफ वो एक जज को डिक्टेट करे, ये नहीं हो सकता। तो इंतज़ामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पे हावी ना हो। नंबर 2, चीफ जस्टिस मनपसंद बेंच ना बना सके। नंबर 3, जजों को रोस्टर या काम करने से ना हटाया जा सके। नंबर 4, बेंच रोस्टर सब जजों के उसूलों के मुताबिक हो। नंबर 5, मास्टर ऑफ द रोस्टर का उसूल खत्म है। नंबर 6, इंतजामी कमेटियां गैर कानूनी है। नंबर 7, इन कमेटियों के फैसले कलअदम हो। नंबर 8, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 गैर आईनी है। नंबर 9, डिस्ट्रिक्ट अदलिया को आज़ाद और मजबूत बनाया जाए। नंबर 10, हाई कोर्ट अपने खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकती। नंबर 11, जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत हटाया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट बातें जज साहबान ने वहां पे की। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है और शायद वो इस्तीफा दे दें, लेकिन उनसे जब यह सवाल किया गया कि शहरी इक़्तिदार में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस्तीफे का एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुस्ताफ़ी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वी विल फाइट, कि हम लड़ेंगे। ये बड़ा पॉजिटिव एक रिएक्शन था उनका। फिर उसके अलावा जो है वो सहाफ़ियों से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमारा भी दिल किया कि हम वकला की प्रैक्टिस कर लें। एक अदील सरफराज साहब है हमारे जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा कि सर आपको ये इंस्पिरेशन जो है कादी फ़ाइज़ ईसा से मिली है? तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे कि हमें कोई इंस्पिरेशन कादी फ़ाइज़ ईसा से मिले। ये है कादी फ़ाइज़ ईसा की टोटल औकात कि आज वो फसाद की जड़ जो थी वो निशान इबरत बनी हुई है। इसके बाद
वहाँ पे जो अमला है उन्होंने कहा जज साहिबान से कि सर हम तकलीफ के लिए मादरत ख्वाह हैं। तो इस पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मादरत की ज़रूरत नहीं, हम आम साइलीन हैं। और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने जस्टिस डोगर का जो फैसला था उनके खिलाफ उन्हें काम से रोकने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर का 16 सितंबर को अदालती काम से रोकने का फैसला कलअदम करार दिया जाए, मुझे बहाल किया जाए, दरखास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए, मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इजाज़त दी जाए। और इस वक्त जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बाद 10 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, जिनमें से आज 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्तयाब नहीं है। अब क्योंकि वो चले गए वहाँ पे, वो दरखास्त लेकर भी गए हैं, कुछ जजेस जो हैं वो छुट्टी पे भी हैं। और जस्टिस मोहम्मद ताहिर, जस्टिस कादम हुसैन, सोमरू, ये सारे जजेस छुट्टी पे हैं। और कुछ जो बेंचेस हैं वो काम भी नहीं कर पा रहे। तो अदलिया का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है इन्होंने। स्वात में नाज़रीन एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा हुआ है, उसके ऊपर बात ना की तो ये ज्यादती होगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए अचानक से स्वात में जुम्मे के बाद, और ये हज़ारों की तादाद में। देखें, हमें ये मीडिया बताता नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस पर आवाज़ नहीं उठाती। वहाँ खामोशी के साथ एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी है। स्वात के लोग निकले और उन्होंने निकलकर कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन बंद किया जाए। ये हज़ारों की तादाद में लोग थे। अगर आप देखें तो एक जम्मे गफीर है, बहुत बड़ा इकट्ठ लोगों ने किया स्वात में। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं जेल से, बाहर आम पाकिस्तानी भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन ना एस्टेब्लिशमेंट मानती है, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर आवाज़ उठाती है, और ना ही पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इसको दिखाता है। लिहाजा ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक मरतबा फिर इकट्ठे हो गए हैं। और एक चीज़ नाज़रीन मैं आखिर में आपको बताऊं कि जो पाकिस्तानी रियासत है ना, वो इस वक्त अकाउंटों की बंदिश को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। आईडी कार्ड ब्लॉक कर दो, अकाउंट ब्लॉक कर दो, पैसे नहीं निकलवा सकते, माशी तौर पे लोगों को तंग करो, जो हमारी बात नहीं मानता उसका बाजू मरोड़ दो। इससे होगा क्या? पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत सरमायाकारी बची है वो भी निकल जाएगी। लोगों का इस मुल्क के सिस्टम पर से एतबार उठता जा रहा है। कोई भी पैसा लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा, ना कोई आना चाहेगा, क्योंकि सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये रियासत अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, और इनकी बात ना मानो तो ये आपसे आपका रिज़्क भी छीन लेते हैं। और बगैर नोटिस के, बगैर किसी को बुलाए, बगैर किसी से बात किए अकाउंटों की बंदिश को। मेरा अकाउंट 2022 में बंद हुआ था, आज लगभग 3.5 साल हो गए। मैंने इसको तवज्जो ही नहीं दी, उसमें पैसे भी हैं। मैंने कहा दफ़ा करो, बंद कर दिया तो कर दिया। मेरे कौन से को बहुत खर्चे हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो मुझे रोटी खिला रहा है, मेरे बच्चों को भी खिला रहा है, बड़ा मेहरबान है। मैंने अदालत में गया, इधर उधर कोशिश की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं खुलने दिया। तो अब जगह जगह लोगों के ये अकाउंट्स बंद कर रहे हैं। पहला अकाउंट मेरा बंद हुआ था, काशिफ अब्बासी की अहलिया मेहर बुखारी साहबा का अकाउंट बंद किया गया। देखिए, काशिफ अब्बासी साहब और मेहर बुखारी साहबा को मैं एक चीज़ सादा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी खामोशी से इन्हें आप पे तरस आ जाएगा, या आपको ये लगता है कि इस वक्त आप एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहकर या खामोश रहकर, यानी आप अपने काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इस बात की तारीफ है काशिफ अब्बासी साहब की, वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका टीवी चैनल छीन लिया है तो आपके पास बेशुमार प्लेटफॉर्म है। हामिद मीर साहब का जब टीवी चैनल बंद किया था तो वो लिखते थे, सोशल मीडिया को यूज़ करते थे, वो लोगों को इंटरव्यूज़ देते थे। काशिफ अब्बासी ये कर सकते हैं, उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने लिए बात नहीं कर सकते, तो हम लोगों के लिए बात करने के दावेदार कैसे हो सकते हैं? हम कैसे लोगों के हक में बात कर सकते हैं, उनके हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जब हम अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाएं? तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए मिलकर, और आवाज़ उठाते रहना चाहिए, वरना बारी बारी सबकी बारी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।